नमस्कार। नियत बल वाला एक उदाहरण देखते हैं यहाँ पर कि एक लड़की टेबल पर रखी हुई किताब पर 4.5 न्यूटन का बल लगाती है और वह बल लगाती है और किताब की बल की दिशा में 30 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाती है। वस्तु पर बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो यहाँ पर दिया है हल। पुस्तक पर लगाया गया बल यानी बल किससे दर्शाया गया है, एफ से। एफ बराबर 4.5 न्यूटन है और बल की दिशा में पुस्तक की विस्थापन एस, तो एस बराबर 30 सेंटीमीटर। तो एस बराबर क्या होगा, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 30/100 मीटर यानी एस बराबर 0.3 मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए। तो किया गया कार्य क्या था, उसको सूत्र हम लोग देखिए नियत कार्य में। तो W बराबर एफ गुणा एस यानी कार्य बराबर लगाया गया बल गुणा विस्थापन की दूरी है। तो फिर ये क्या हो गया, W बराबर 4.5 न्यूटन एफ का और एस का मान कितना है 0.3 मीटर बराबर कितना होगा इसके 0.3 को 4.5 से गुणा करने पर 1.35 जूल। तो जूल क्या है इसका एक मात्रक है ना, इसकी इकाई है ये कार्य की। ठीक है, तो ये इसका आंसर आया। तो वहाँ पर क्या है जिस आंसर प्रश्न का ये आंसर है। ठीक, फिर सुन लीजिए। मान लीजिए आप एक वस्तु F पर बल लगाते हैं और वस्तु S दूरी तक जाकर रुकती है। यानी एक वस्तु हमारे पास एक वस्तु है, इस पर F बल लगाया है तो ये S दूरी पर जाकर के रुकती है, यानी ये S दूरी पर विस्थापित हो गई। तो इस पर दो स्थिति बनता है। पहला स्थिति क्या बनता है, जब आप वस्तु पर बल F लगाते हैं तब वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है और यहाँ बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, अर्थात वो क्या होगा, W बराबर Fs हो जाएगा। यानी कार्य बराबर क्या हो गया, F बल है और S दूरी पर स्थापित हुआ। और दूसरी स्थिति क्या होता है, वस्तु पर उसकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में घर्षण बल F, यानी ये जो घर्षण बल है, यानी हम इधर जैसे किसी वस्तु को तक बल लगाते हैं तो उधर से ये घर्षण करते हुए जाएगा तो उधर से हमारे विपरीत बल लगता है F कार्य करता है, जिसके कारण वस्तु S दूरी तक जाकर रुक जाती है। इस स्थिति में घर्षण बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य ऋणात्मक होता है और ये वाला जो बल है धनात्मक है, ये वाला बल ऋणात्मक है। तो ये क्या होगा, W बराबर ऋण Fs होगा, है ना। अतः वस्तु पर लगाया गया जो बल है तथा वस्तु का विस्थापन समान दिशा में हो तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, और यदि बल तथा वस्तु विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर दिया उदाहरण, एक गोलाकार वस्तु को लुढ़काने पर वह 4 मीटर की दूरी तक विस्थापित होती है। उस पर 15 न्यूटन का घर्षण बल लग रहा है। घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो यहाँ पर क्या है, हल में वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल क्या है, F बराबर 15 न्यूटन है और वस्तु का विस्थापन S बराबर 4 मीटर हुआ है। ठीक है, वस्तु का विस्थापन वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, अतः घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य वो ऋणात्मक होगा। तो W बराबर ऋण F इंटू S होगा, है ना। तो W बराबर कितना आ जाएगा, ऋण 15 गुणा ऋण 4 मीटर होगा। तो W बराबर क्या होगा, ऋण 60 जूल, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि इसको ऋणात्मक में घर्षण बल लगाते, कोई वस्तु का धक्का लगाओगे उधर सबको बल लगेगा तो विपरीत दिशा में बल लगा तो घर्षण बल होगा। हम देखते हैं एनर्जी क्या है, ऊर्जा क्या है। तो ऊर्जा क्या है, ध्यान से सुनेंगे। आप देखा होगा कि विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, टीवी, विद्युत पंखे आदि को चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। रेलगाड़ी, बस, कार, मोटर बाइक आदि को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल के उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है कि ये ऊर्जा कई रूपों में पाई, जैसे विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा आदि। यानी इतने जो मोटर वाहन हैं, जो अन्य जो मशीनें हैं उसको चलाने के लिए अलग अलग ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो बल्ब है विद्युत ऊर्जा है ना, प्रकाश ऊर्जा, तो रासायनिक ऊर्जा भी है। तो विद्युत उपकरणों को विद्युत ऊर्जा से ही प्राप्त होती है
इसी प्रकार वाहनों को पेट्रोल और डीजल से ऊर्जा प्राप्त होती है। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये ऊर्जा के उपयोग करके अपना कार्य करते हैं। ठीक है, तो अर्थात कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित भी होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि हम केवल यहाँ यांत्रिक ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की है। तो पहला ऊर्जा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी है ना, और दूसरा ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। तो इस काइनेटिक ऊर्जा और जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखोगे कि यदि कोई वस्तु को ऊपर से, मान लो गेंद ही है और गेंद के जो द्रव्यमान है अलग अलग है, जो भी द्रव्यमान का गेंद है, तो उसको हम जैसे रेत के ऊपर नीचे गिराते हैं तो वो रेत के अंदर थोड़ा सा नीचे धंस जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्रत्येक वस्तु में अपनी गति के कारण एक ऊर्जा निहित होती है, जिससे गतिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात वो गति करते हुए आता है और वो रेत में जब गिरेगा तो नीचे ज़्यादा धंसता है वो। तो वो क्या है, इसमें एक ऊर्जा निहित होती है जिसे गतिज ऊर्जा कहेंगे। किसी वस्तु की गति ऊर्जा उसकी चाल के साथ बदलती है। जैसे जैसे वस्तु नीचे आते जाएगा उसका चाल में परिवर्तित होते जाएगा, है ना। मान लो यहाँ पर वस्तु है, स्थिर है, तो ये वस्तु यहाँ पर है, स्थिर है, तो यहाँ शून्य है इसका वेग। धीरे धीरे उसको नीचे गिराएंगे तो इसका वेग में परिवर्तित होते जाएगा, उसका चाल बदलते जाएगा और यहाँ आकर के थोड़ा नीचे जाएगा और रुक जाएगा। तो यहाँ की चाल अलग होगा, यहाँ की चाल अलग, और यहाँ का चाल अलग होगा। तो उस समान द्रव्यमान की तेज गति करती हुई वस्तु के कम वेग से गति करती हुई वस्तु की अपेक्षा, यानी समान द्रव्यमान के तेज गति करती हुई और वस्तु में कम वेग से गति करती हुई वस्तु की अपेक्षा अधिक गतिज ऊर्जा होती है। इसी कारण तीव्र वेग से गतिशील गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जाकर गिरती है, जबकि धीरे से आकर टकराई गेंद विकेट को दूर नहीं फेंक पाती। अर्थात जितनी तेज गति से करोगे, जिस वस्तु से टकराएगा उतनी ही गति से उसको पीछे की ओर वो धकेलेगा या उसको गिराएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा की कुछ गणितीय व्याख्या भी है। यहाँ पर देखते हैं एक टेबल रखा हुआ है, उस पर एक वस्तु है और इस वस्तु पर F बल जब लगाते हैं तो S दूरी पर वो विस्थापित हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक वो गति करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा विस्थापन में शून्य होती है, यहाँ है ना। अर्थात गतिशील वस्तु में गति के कारण गतिज ऊर्जा निहित होती है। हम यह कह सकते हैं कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर। यह यहाँ पर शून्य है, स्थिर है, इस पर हम गतिज ऊर्जा जब लगाते हैं तो ये कार्य करता है। तो यहाँ गतिज ऊर्जा पर है, उसको किया गया कार्य करते हैं गतिज ऊर्जा और किया गया कार्य। तो माना कि द्रव्यमान m की एक वस्तु है ना, क्षैतिज तल पर रखी गई है और वस्तु पर एक समान बल F लगाने पर, है ना, ये वस्तु है, उस पर S बल लगाने पर S दूरी F बल लगाए हैं तो S दूरी जाकर विस्थापित हो जाती है। तब वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर F S होगा, है ना, F बल S दूरी। पहला समीकरण, वस्तु पर लगने वाले बल के कारण मानो उसमें उत्पन्न त्वरण A है ना। हमने पूर्व अध्याय में गति के जो समीकरण उसमें अध्ययन किया था त्वरण A। तो एक समान त्वरण A से गतिशील वस्तु के प्रारंभिक वेग क्या होता है, u होता है, और अंतिम वेग क्या होता है, v, और विस्थापन s, इसके बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो अंतिम वेग v का वर्ग ऋण प्रारंभिक वेग u का वर्ग बराबर 2as क्या होगा, 2as त्वरण, और ये दूरी में विस्थापन को है ना। तो s बराबर क्या हो जाएगा, इसमें पक्षांतर करेंगे तो v का वर्ग ऋण u का वर्ग बटे 2a, है ना। ये पहला समीकरण था, ये तीसरा समीकरण है। अब गति के द्वितीय समीकरण से हमें ज्ञात करना है। तो गति के द्वितीय समीकरण से क्या होगा, बल बराबर वस्तु का द्रव्यमान बटे त्वरण, F बराबर ma हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी उपरोक्त समीकरण क्रमांक 3 व 4 से S तथा F का मान समीकरण 1 में रखने पर हम किए गए कार्य को लिख सकते हैं। जैसे W बराबर क्या है, समीकृति में मान रखते हैं तो F बराबर ma गुणा v का वर्ग ऋण u का वर्ग बटे 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर W बराबर
2a है तो ये एक एक त्वरण कटेगा तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा a का मान, है ना। a चला जाएगा तो 1/2 m टी v का वर्ग ऋण u का वर्ग होगा। v का वर्ग यानी अंतिम वेग है और प्रारंभिक वेग है। तो यदि वस्तु गतिशील विरामावस्था से प्रारंभ होती है तो अर्थात u का मान क्या हो जाएगा, 0 है। यहाँ से शुरू होगा, मान लो इस बिंदु से यहाँ तक आता है तो यहाँ पर ये 0 है ना प्रारंभिक वेग, तो u बराबर 0 है। तो W बराबर 1/2 mv का वर्ग हो जाएगा, है ना। तो माना किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। तो यदि वस्तु स्थिर अवस्था से गति करती है तो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी होगा। तो हम कह सकते हैं कि v वेग से गतिशील m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, E के बराबर 1/2 mv का वर्ग होगा। ये एनर्जी काइनेटिक ऊर्जा है। तो इसका ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, जूल होगा। तो इसको J से हम प्रदर्शित करेंगे। अब देखते हैं स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है। मान लो ये स्प्रिंग है, इस पर हम एक बॉल लगाते हैं गेंद और उसको हम बल लगाते हैं इस ओर, ये मान लो किसी दीवार पर या किसी स्थान पर इसको हम स्प्रिंग लगा दिए हैं और इस पर एक बॉल रखकर उस पर बल लगाए हैं, नीचे की ओर दबाते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं तो दूर जा कर के गिरता है। इसी प्रकार गुलेल है, जो गुलेल पर हम गोटी रखते हैं या पत्थर रखते हैं और उसको पीछे की ओर बल लगाकर उसको जब छोड़ते हैं तो दूर जा कर के गिरता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे गुलेल को खींचकर छोड़ने पर गुलेल की रबर भी स्प्रिंग की तरह भी वापस बिना तनाव की स्थिति में आना चाहती है ना। तब पत्थर को वह दूर तक फेंक देती है। किसी वस्तु पर किए गए कार्य के कारण उसमें ऊर्जा संचित होती है। यह संचित ऊर्जा वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अपनी स्थिति में आना चाहता है वो, हम उसको स्प्रिंग को पीछे दबा देते हैं और वो फिर आना चाहता है तो वो संचित ऊर्जा है उसका। अर्थात प्रत्येक वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा अन्य रूप में रूपांतरित होकर वस्तु को कार्य करने में सक्षम बनाती है। जब स्प्रिंग पर गेंद रखकर दबाते हैं तो आप स्प्रिंग की जो स्थिति में परिवर्तन करते हैं, यह ऊर्जा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होकर स्प्रिंग की गेंद को दूर तक गति देने में सक्षम बनाती है। इसी प्रकार गुलेल में भी होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में होता क्या है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठाया जाता है तब उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। वस्तु को ऊपर उठाने में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है ना। गुरुत्वाकर्षण जो के विरुद्ध हम उसको ऊपर उठाते हैं तो बल कार्य करने लगता है। वस्तु को निश्चित ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। और गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य कारण वस्तु में संचित ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, है ना। मान लो यहाँ पर एक वस्तु है, पृथ्वी सतह है, यहाँ पर हम उसको एज ऊंचाई पर जब इसको उठाते हैं तो ये इधर गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करते जा रहा है ना, ठीक है। और इधर का जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यदि m द्रव्यमान का, इसका द्रव्यमान m है, m द्रव्यमान की एक वस्तु है ना। तो m द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊपर उठाने के लिए बल की आवश्यकता होती है। इसके लिए न्यूनतम बल वस्तु के भार जो है mg होता है ना, mg के बराबर होता है। उठाई गई वस्तु में उस पर किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा की वृद्धि होगी। मान लें कि वस्तु को h ऊंचाई पर उठाया जाता है ना। m द्रव्यमान की वस्तु को m जिसका भार हो जाएगा, है ना, तो उसको h ऊंचाई पर उठाया जाता है ना। तो h ऊंचाई पर उठाने के लिए उस पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य है वो क्या होगा, W होगा। तो गुरुत्वीय बल के किया गया m द्रव्यमान की वस्तु को न्यूनतम बल में वस्तु का भार mg के बराबर उठाने पर h ऊंचाई पर उठाया तो उस पर गुरुत्वीय बल कार्य करता है, वो बल कार्य क्या होगा, W। तब किया गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है तो W बराबर Fs है। और W बराबर क्या हो जाएगा, m द्रव्यमान है तो mgh हो जाएगा, है ना। mg का जो वस्तु है h ऊंचाई पर ऊपर उठता है तो mgh होगा। यहाँ पर है क्योंकि वस्तु पर किया गया कार्य mgh है, अतः वस्तु को मिली स्थितिज ऊर्जा भी mgh होगी। हम इस स्थिति में ऊर्जा को EP कर देते हैं, EP कहेंगे। EP का मतलब होता है यह पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना, यानी स्थितिज ऊर्जा होगा। बराबर क्या होगा,
mgh होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है जो mgh होगा तो यांत्रिक ऊर्जा अपसंरक्षण का नियम, इसके बाद हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पर एक उदाहरण देख लेते हैं इसका। 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी के एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 400 जूल है तो वस्तु की पृथ्वी से सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ पर दिया है जो ग्रेविटेशनल बल है G बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड वर्ग होता है। वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 5 किलोग्राम, विस्थापन की ऊंचाई h ज्ञात करने है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा mgh बराबर 400 जूल, गुरुत्वीय ऊर्जा बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड वर्ग है। तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा EP बराबर mgh बराबर 400 जूल। तो इसको हम मान रखते हैं तो क्या होगा, जो दिया है वहाँ पर 5 गुणा m बराबर और G बराबर 9.8 गुणा h बराबर ज्ञात करने बराबर 400। तो h बराबर क्या होगा, 400 बटे इसका 9.8 का 5 से गुणा करेंगे तो 49 होगा। 400 बटे 49 बराबर h बराबर 8.16 मीटर होगा। वस्तु 8.16 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो h बराबर ये ज्ञात हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, शक्ति भी देखेंगे उसी क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।